हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और इससे पहला जो लेक्चर था हमारा वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शन केस आए थे कि मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन कुछ मेटल्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर भी उनको हम मेटल्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें मालूम होनी चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, कि मेटल्स कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद सम डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है अबाउट द मेटल्स की। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और वहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने इतने सारे मेटल्स लिखे हैं, दीज आर द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत सारे मेटल्स आते हैं लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टेड लिखे। द मोस्ट रिएक्टिव इज सोडियम, देन पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। बहुत सारे और भी होते हैं बट हमने सिर्फ वही यूज किए हैं यहाँ पर जो मेरे काम आने वाले हैं अभी, कि ये रिएक्टिव है, ये थोड़ा कम रिएक्टिव है, नीचे वाले और कम रिएक्टिव होते हैं। ये तो आप जानते हैं ना, रिएक्टिविटी सीरीज हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, वहाँ पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इस रिएक्टिविटी के बेस पर हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, किसकी? मेटल्स की। और पहली प्रॉपर्टी जो मेरे पास है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो वो क्या बनाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। व्हेनेवर एनी सब्सटेंस कंबाइन विथ ऑक्सीजन तो दे ऑलवेज फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। ठीक है, लाइक कार्बन, ये कार्बन है मान लो, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन सो इट विल फॉर्म कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ भी बना सकते हैं। या मैं बोलूँ when sodium react with oxygen to form sodium oxide, calcium with oxygen, calcium oxide, तो ये सब क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। when this pen react with oxygen तो it will form pen oxide। मतलब any substance, whenever any substance combine with oxygen so they form oxides। ठीक है, तो ऑक्साइड अब रिएक्शन किससे करवानी है? आपने ऑक्सीजन से करवानी है। तो इसमें कंडीशन 3-4 कंडीशन आ जाती हैं। देखो, जो टॉप के एलिमेंट्स होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये इतने रिएक्टिव होते हैं, अगर मैं इनको यहाँ छोड़ दूँ, यहाँ पर रख दूँ ज़मीन पे, तो एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है, तो वो उसी से रिएक्शन कर लेंगे सीधे, उन्हें कुछ नहीं करना है। बस जैसे ही वो एक्सपोज किया हमने उनको बाहर, दे स्टार्ट रिएक्टिंग ऑक्सीजन एंड देन फॉर्म ऑक्साइड। तो मैं कह सकता हूँ कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द रूम टेम्परेचर। मतलब रूम के टेम्परेचर पे ही वो सीधे रिएक्शन कर लेंगे, उन्हें कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है आपने, वो अपने आप कर लेंगे और क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। तो सोडियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम विद ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम विद ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना आपको आना चाहिए कि सोडियम ऑक्साइड का Na2O होता है, पोटेशियम का K2O होता है, कैल्शियम का CaO होता है। इनको बैलेंस करना चाहो तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? मुझे 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ 2 कर दें तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। यहाँ 2 कर दें तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास हो गया पहला तरीका। यहाँ तक तो मैंने पहचान लिया कि द एलिमेंट्स विच आर मोर रिएक्टिव दे डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सीधे कर लेंगे और क्या बना लेंगे? ऑक्साइड बना लेंगे। अब आता है नीचे, कौन कौन से? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। देखो, अब एल्यूमिनियम तो आपने डेफिनेटली देखा है, बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के, तो क्या बर्तन ऑक्साइड बनाते हैं? क्या वो रिएक्शन कर लेते हैं? नहीं करते। तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा हम नीचे आ चुके हैं, ऊपर के टॉप रिएक्टिव। अब मैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक की बात कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव होते हैं। अब रिएक्टिव कम है तो दे विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द ऑर्डिनरी कंडीशन। सीधे कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ तिगड़म लगानी पड़ेगी जिससे कि रिएक्शन कर लें। तो हम क्या करें उसके लिए? हम थोड़ा हीट करते हैं उसको। ठीक है, राइट, मेरे पास ये मैग्नीशियम का टुकड़ा है। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल होता है, अगर आप नहीं देखा है तो आप देख भी सकते हैं। आप चेक करना, आपके लैब में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको मैग्नीशियम मेटल। तो उसको अगर मैं छोड़ दूँ बाहर ऐसे ही, कोई रिएक्शन नहीं करेगा वो। या एल्यूमिनियम के बर्तन तो देखे ही आपने, बाहर छोड़ दो, दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, करते ही नहीं है वो नॉर्मली। और जिंक भी नहीं करता है। तो अब मुझे इनकी रिएक्शन करवानी है तो क्या करूँ फिर? मैं थोड़ा सा उसको हीट करूँगा, गर्म करूँगा। गर्म करने से क्या होगा? दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। देखो, हीट देने से क्या होता है? रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। हीट देने से किसी की भी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, गर्म करने से उसको। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक को अगर मैं थोड़ा सा हीट करूँ, स्ट्रांगली हीटिंग करूँ, तो तब जाकर ये करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
उससे पहले नहीं करने वाले हैं, सीधे छोड़ के कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कैसे करेंगे? ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। प्रोडक्ट अगेन ऑक्साइड, ऑक्साइड एंड ऑक्साइड। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, दिस इज 2 एंड 2। बैलेंस करना आपको मालूम है, तो मैंने बैलेंस भी कर दिए। तो फिलहाल मुझे ये मिल तो गया कि व्हेनेवर एनी सब्सटेंस कंबाइन तो दे ऑलवेज फॉर्म ऑक्साइड, देयर ऑक्साइड। सोडियम विथ सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम विथ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ तक की तो बात कर ली। अब बचते हैं आयरन और कॉपर। अब आयरन और कॉपर क्या करते हैं? क्या वो हीटिंग करने से रिएक्शन कर लेंगे? आइए उनकी बात भी कर लेते हैं। अब आते हैं लास्ट के जो एलिमेंट जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर आयरन और कॉपर है। तो आयरन और कॉपर क्या सीधे सीधे ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है? नहीं करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी उनको। एनर्जी प्रोवाइड कराओ। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी प्रोवाइड कराओ, जिससे उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाए। लेकिन स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद भी नहीं होने वाला है। देखो ऊपर के जो 3 थे 1 2 3, ये तो सीधे सीधे मतलब कोई भी कंडीशन हो, ठंडा गर्म कुछ भी वो कर लेंगे आराम से रिएक्शन, बहुत रिएक्टिव होते हैं। नीचे आने पर ये 3 थोड़ा सा मुझे हीट करना पड़ता है, और नीचे आने के बाद जो बहुत बॉटम में आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, देर तक हीट करना पड़ता है। तो तब जाकर ये Fe एंड कॉपर विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। बनने वाला तो ऑक्साइड ही है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन कब? जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे प्रोलॉन्ग हीटिंग, बहुत देर तक हीट करते रहेंगे, तब जाकर ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पर दिखा है Fe3O4, इसको हम बोलते हैं आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड नाम देते हैं इसको, या बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ये कहाँ से आया समझ जाओ इसको। देखो आयरन की वैलेंसी 2 होती है और 3 होती है, ठीक है। Fe की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, और Fe की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। तो व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 एंड 2, सेम वैलेंसी कैंसिल आउट, FeO बन गया, और इसके क्या बना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Fe2O3 बन गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या नाम देते हैं इसको? फेरस ऑक्साइड नाम देते हैं, या इसको हम बोलते हैं आयरन सेकेंड ऑक्साइड, आयरन सेकेंड ऑक्साइड। और इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, या इसको हम बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये तो इन दोनों में से भी कुछ भी नहीं है। ये रहा मेरे पास फेरस ऑक्साइड, ये रहा मेरे पास फेरिक ऑक्साइड, ये तो Fe3O4 है। या तो FeO बनता या तो Fe2O3 बनता, लेकिन क्या बना? Fe3O4। तो एक्चुअल में क्या होता है कि Fe और O जब भी रिएक्शन करते हैं आपस में, तो वो दोनों बनाते हैं, फेरस ऑक्साइड भी बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो इनको हम अलग अलग ना लिख के एक साथ लिखते हैं। इनको मिला दो आपस में, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। एक Fe यहाँ पर है, 2 Fe यहाँ, कितने Fe हुए? 3 Fe। एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, कितने हो गए? 4। तो Fe3O4। अब इसमें आयरन सेकंड वाला भी है, आयरन थर्ड वाला भी है। सेकंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज वैलेंसी क्या ले रखी है यहाँ पर? मैंने 2 ले रखी है। आयरन थर्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज वैलेंसी क्या रखी है मैंने यहाँ पर? 3 ले रखी है। 2 वाले को ही फेरस बोलते हैं, 3 वाले को ही फेरिक बोलते हैं। 2 तरीके से बोल सकते हैं। ये आयरन सेकेंड ऑक्साइड बोलो या फेरस ऑक्साइड बोलो, आयरन थर्ड ऑक्साइड बोलो या फेरिक ऑक्साइड बोलो। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हम दोनों को एक साथ लिख देंगे, बस ये है इसका मतलब। तो ये Fe3O4 जो होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ द आयरन ऑक्साइड्स। ठीक हो गया? समझ में आ गई बातें? तो आप समझ गए होंगे कि कंक्लूजन ये निकल के आया कि व्हेनेवर एनी मेटल react with oxygen, so they always form metal oxide. But conditions are different. Conditions हो सकती हैं कि आपको बहुत हीट करना पड़े तब जाके रिएक्शन करे, हो सकता है थोड़ा कम हीट करना पड़े, और हो सकता है कि हीट करना ही ना पड़े। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, कब ज़्यादा हीट कब कम हीट। तो फॉर दैट देयर इज अ रिएक्टिविटी सीरीज। आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो यही बताती है आपको कि जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, these 3 ये सीधे सीधे कर लेते हैं विद ऑक्सीजन रिएक्शन, दीज 3 ये थोड़ा सा हीट करके करते हैं, एंड दीज 2 लास्ट दे
इनको हमें ज़्यादा हीट करना पड़ता है, हमें बहुत देर तक हीट करना पड़ता है, देन दे विल फॉर्म ऑक्साइड। कॉपर विथ ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, आयरन विथ ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड या आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड। तो ये हुई हमारी पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट। क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि उनका नेचर होता कैसा है, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम पहले एक बार बात कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। अब अगर आपकी पहली प्रॉपर्टी अगर कंप्लीट हो गई हो तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं कि इनका नेचर होता कैसा है, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिक होते हैं। बेस क्या होते हैं मालूम है आपको, और आपके बेस में लिटमस क्या करता है, ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू करते हैं बेस, तो इनका नेचर बेसिक होता है। समझते हैं कैसे होता है। मान लो मेरे पास मैग्नीशियम था, ठीक है, एक पतला सा मैग्नीशियम होता है, इसको जब जलाते हैं ना, हम जलाना बोले तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, बर्निंग में कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है, डेफिनेटली ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व होती है। तो जब जला रहे होते हैं तो क्या करता है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब जब जल जाएगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इस चीज ये होता है वाइट कलर की एस बनती है, कैसी बनती है, इसकी वाइट कलर की एस बनती है। एस बनी ना, ये मान लो मेरे पास ये मैग्नीशियम का पीस था, इसे मैंने कैंडल में जलाया तो जलते जलते जैसे आपकी वो नहीं होती फुलझड़ियाँ, ऐसा जलता है एकदम, ये स्पार्क के साथ जलता है मैग्नीशियम मेटल। तो जलाया, जलने के बाद पूरा जला जला क्या बन गई, उसकी पूरी एस बन गई। तो एस क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एस बन गई है, ठीक है। अब आपने वो एस उठाई, मैंने ये एस उठाई, ठीक है, मैंने एस उठाई और कहाँ डाल दी, वाटर में डाल दी, पानी में इसको मैंने डिजोल्व कर दिया, किसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। व्हाट इज दिस, इट इज अ मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड। इसको मैंने पानी में डिजोल्व किया तो इसने बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, बेस। ये कैसा होता है, बेस होता है। तो इसका मतलब पानी तो पानी भैया, कोई नेचर नहीं होता है उसका, ये बेस बना बिकॉज ऑफ दिस। इसकी तो मतलब ही नहीं है ना, ये तो कुछ नहीं होता है ना एसिड ना बेस, ये तो न्यूट्रल होता है वाटर। तो जो ये बेस बना वो बना बिकॉज ऑफ MgO। तो इट मीन्स यही जो वो है जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, और तब जाके क्या बना रहा है, बेस बना रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर सो दे फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब अगर इस सॉल्यूशन में मैं कौन सा लिटमस डाल दूँ, रेड लिटमस डालूं, डिप करूं, तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। उससे प्रूव हो जाएगा कि दिस सॉल्यूशन इज बेसिक। तो वी कैन से दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड या एनी मेटल ऑक्साइड लाइक सोडियम ऑक्साइड भी हो सकता है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है यहाँ पर, दीज ऑल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इंपॉर्टेंट काम आने वाली चीज़ें बात बारी है कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो मेरी ये हुई पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट। आइए अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अगर हम किसी मेटल को रिएक्शन करवा दें किसी पानी के साथ तो वो क्या बनाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशंस आती हैं। कौन कौन सी कंडीशन, कंडीशन 1 मेरे पास आते हैं कि वन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। समझ रहे हैं ना, मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोक्साइड हो गए ना, साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस। और सम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कुछ क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और कुछ क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब कौन से बनाएंगे ऑक्साइड, कौन से बनाएंगे हाइड्रोक्साइड, उसकी बात भी कर लेते हैं कि जो टॉप के रिएक्टिव होते हैं, टॉप रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से मैंने वहाँ लिखे हैं, देखो ये 4, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर इनकी रिएक्शन करें पानी के साथ तो क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अब बचते हैं नीचे वाले, कौन कौन से, ये 3, कौन से 3, ये वाले एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, जो मिडिल में आते हैं, जो एलिमेंट्स मिडिल में आते हैं, मिडिल रिएक्टिव। कौन कौन से मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम, जिंक एंड Fe। बचता कौन सा है, अब इसके नीचे वाले, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर इन एनी कंडीशन। बात करेंगे क्यों नहीं कर रहे रिएक्शन और क्या हो क्या रहा है ऐसा।
तो फिलहाल तो ये समझो पहले तुम कि वेन एवर अ मेटल रिएक्ट विथ वाटर, सो देयर मे बी टू कंडीशंस, दीज कंडीशंस आर when metal react with water to form metal hydroxide and hydrogen। कब बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड? जब आप किस किस को लोगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 4 मेटल के साथ क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और कुछ मेटल्स होते हैं दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कौन कौन से बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स? दीज आर एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। जो उससे नीचे हो जाते हैं फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर इन एनी कंडीशन। आप कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर कंडीशंस लेते हैं, ठीक है। तो आइए अब लेते हैं एग्जाम्पल इनके 1 बाय 1। तो पहले जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ले रखे हैं, मतलब कंडीशन ये वाली आने वाली है, ठीक है। तो इन 3 कंडीशंस में क्या होगा कि व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर, सो दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस एंड द वाटर इज नॉर्मल। कुछ नहीं करना है आपने, बस पानी में डाल देना है आपने। पानी होना चाहिए आपके पास, पानी में डाल दो, दे स्टार्ट रिएक्टिंग एंड देन रिलीज H2। अब दूसरी बात आती है कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से, सोडियम और पोटेशियम ये तो इतने रिएक्टिव होते हैं, अगर मैं इसको पानी में डाल दूँ, दे स्टार्ट बर्निंग, वो जलना शुरू कर देते हैं बहुत तेज। क्यों? बिकॉज एक तो इसमें से क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, जलने वाली गैस होती है। और साथ में इस रिएक्शन में निकलती है हीट। क्या निकलती है? हीट। हीट बोले तो ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो उस हीट से ये हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाती है। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम को आप कभी भी ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि ये इतने रिएक्टिव होते हैं, दे कैच फायर वेरी इजीली। वो थोड़ा सा उनको रूम टेम्परेचर मिल जाए ना, थोड़ी सी गर्मी मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए, दे स्टार्ट बर्निंग। देखो जलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक तो फ्यूल और दूसरा चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। कुछ गर्म करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास ये पेन है और पेपर है, जल्दी कौन जलता है? पेपर। थोड़ा सा हीट करने पे जल जाता है वो। तो इनका वही टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, इग्निशन टेम्परेचर, ये बहुत ही कम टेम्परेचर में जलना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हीट निकल तो रही है भाई। अब हीट निकल रही है मतलब ये गैस बर्न हो जाएगी, बहुत ही एक्सप्लोसिव हो सकता है ये इसको पानी में डालना, सोडियम और पोटेशियम को। तो इसलिए सोडियम एंड पोटेशियम शुड बी केप्ट इन कैरोसिन। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कहाँ रखते हैं इसको? हम कैरोसिन में डुबा के रखते हैं। बिकॉज कैरोसिन क्या है? हमारा ऑयल है और ऑयल इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट द एयर एंड वाटर। वहाँ ना तो हवा जाती है ना तो पानी जाता है। एयर और तुम्हारा ऑयल मिक्स नहीं होता है और वाटर और ऑयल भी मिक्स नहीं होता है। तो इसका मतलब उसके अंदर डाल देंगे तो कोई चांसेस नहीं है वो जल जाए। तो क्वेश्चन बनता है कि वाई शुड सोडियम एंड पोटेशियम आर kept in the kerosene? because they are very reactive and they can burn when dissolve or added to the water to prevent from the burning या explosion। कहाँ रखते हैं उसको हम रखते हैं केरोसिन में। अब चौथा एलिमेंट में जाता है मैग्नीशियम। अब थोड़ा मैग्नीशियम कम रिएक्टिव होता है, तो हमने क्या करना पड़ता है? पानी तो हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पानी लेंगे MgO, पानी लेंगे H2, बट दिस वाटर विल बी हॉट। गर्म पानी होना चाहिए। गर्म पानी में क्या होगा? थोड़ी एनर्जी मिलेगी, तो इसको थोड़ा सा ईजी होगा उसके साथ रिएक्शन करने के लिए। बिकॉज ये मैग्नीशियम थोड़ा सा हार्ड होता है तो कम रिएक्टिव होता है। तो हम मैग्नीशियम को रिएक्शन कराएंगे हॉट वाटर के साथ, क्या बनेगा? लगाओ दिमाग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस प्लस क्या निकल जाएगी इसमें? हाइड्रोजन गैस। ये उतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव वाली रिएक्शन नहीं है। बाकी की फर्स्ट की 2 रिएक्शंस एक्सप्लोसिव थी, सोडियम और पोटेशियम वाली। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखते हैं? हम कैरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। तो आपको ये याद रखना है क्यों रखते हैं? बिकॉज सोडियम पोटेशियम इतने रिएक्टिव होते हैं कि पानी में डालोगे तो एक तो उससे क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या निकलेगी? हीट। तो उस हीट से वो हाइड्रोजन गैस जल जाएगी और जलेगी तो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो उसे बचाने के लिए हमें कहाँ रखना पड़ता है? उसको कैरोसिन में डुबा के। लैब में जो भी सोडियम पोटेशियम आता है उसको हम डुबा के रखते हैं कैरोसिन के अंदर। तो हमारे पास ये 4 एग्जाम्पल तो हो गए। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में, एल्यूमिनियम, जिंक एंड Fe के। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को कि ये वाला
कि वन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हम यहाँ तक तो कवर कर चुके हैं, दीज 1 2 3 4, अब बचते हैं दीज 3 एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अब ये थोड़ा नीचे आ गए तो अब भाई ये रिएक्शन तो कम हो गई। अब ना तो ये ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं और ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। अब भाई कैसे करवाएं, क्या करें? हमारे पास एक ऑप्शन और बचता है अभी का, स्टीम पास करो। स्टीम के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। स्टीम भी वाटर ही तो है ना, वाटर की एक फॉर्म है, लेकिन उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि एल्यूमिनियम और अगर पानी के साथ आपने रिएक्शन करवाना है तो खाली पानी में डाल दो एल्यूमिनियम को, रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिव नहीं होता है। तो हम क्या करें, उसमें स्टीम पास करें एल्यूमिनियम में, तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड H2। क्योंकि हम बात कर चुके हैं जो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, वो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ना कि हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। दूसरा मेरे पास है जिंक। अगेन जिंक को अगर वाटर में डाल दोगे आप, नहीं करेगा रिएक्शन पानी के साथ ये, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन नहीं होगी तो हम क्या पास करो? स्टीम पास करो। पानी ही है लेकिन स्टीम फॉर्म में। तो अगेन जिंक रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। लिखा है हमने, क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। दिस गैस इज रिलीजिंग। और जो तीसरा है मेरे पास, अब आयरन तो और भी नीचे आता है भाई, अब क्या करें? तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें दोनों को ही हीट करना पड़ता है। यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, आप क्या करोगे? आयरन को गर्म करोगे। कितना गर्म करोगे? रेड हॉट। आप जानते हो ना, जब हम लोहे को गर्म करते तो वो लाल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेड हॉट होना। पहले हम आयरन को रेड हॉट करेंगे, बहुत गर्म हो गया, फिर उसमें क्या पास करेंगे? हम स्टीम पास करेंगे और तब जाकर रिएक्शन होगी और तब बनेगा आयरन ऑक्साइड प्लस H2O। ये Fe3O4 क्या होता है हम पहले बात कर चुके हैं। आयरन सेकंड एंड थर्ड ऑक्साइड या फेरसो-फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, दोनों का मिक्सचर है ये, 2 ऑक्साइड्स का मिक्सचर, जो हमने पहले पढ़ा था ऑक्साइड वाले में, पहली प्रॉपर्टी में जो पढ़ा था हमने। अब आप बोलोगे सर रिएक्शन तो करता है आयरन, अगर हम आयरन को पानी में डाल दें उसमें जंग तो लगता है ना, कोरोजन तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोरोजन की बात नहीं हो रही है, हमें क्या निकालनी है? हाइड्रोजन गैस। तो अगर मैं आयरन को बाहर छोड़ दूं तो क्या उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है? नहीं, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस हो रही है। पानी से रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड बन रहा है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही है। हमें इंस्टेंट रिएक्शन करवानी है। मेरे पास आपको आयरन दे दिया गया, बोला रिएक्शन करवाओ, तो आप तुरंत पानी से कैसे करवा लोगे? पानी में रखने के बाद तो 4-5 दिन बाद उसमें कोरोजन होगा। तो अगर इंस्टेंट रिएक्शन करवानी है आपने तो क्या करना पड़ेगा? हमें स्टीम पास करनी पड़ेगी उसमें, वो भी उसको भी रेड आउट करना पड़ेगा। अब ये हीट करने से क्या होता है? रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, वो यहाँ वहाँ जंप करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, उसके बाद नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर आ गई। अब बचते हैं लास्ट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं पानी के साथ, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। कंडीशन कुछ भी हो, ये भी कई बार पूछता है, बच्चे लिखाते हैं कि जो एलिमेंट सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी कंडीशन। मतलब कौन कौन से? कॉपर हो गया, कॉपर से कौन आएगा? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अब गर्म पानी डालो या ठंडा पानी डालो या स्टीम डालो, कुछ करो, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये हमारी हो गई दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ये आपको याद होना चाहिए, ये 2 पॉइंट, कि कुछ मेटल्स बनाते हैं हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, कुछ मेटल्स बनाते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कौन कौन से बनाते हैं? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अगर यहाँ पर ये आ जाए तो बनाएंगे हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर एल्यूमिनियम, जिंक और Fe आ जाए, क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। और उसमें भी कंडीशन है स्ट्रीम वाली कंडीशन। तो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, जो आपको पहले से ही मालूम है, द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ चुके हो एसिड की प्रॉपर्टी में। अब ये उल्टा कर दिया हमने, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कर दिया है, तो एक ही बात, यानी व्हेन एवर अ मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड गिव हाइड्रोजन गैस। ये तो हम पहले पढ़ चुके, मैंने कहा था वहाँ पर कि एक बार याद कर लो, बार बार काम आएगा। तो आते हैं, देखो, जिंक जब मेटल, एसिड H2SO4, सॉल्ट क्या बनेगा? जिंक और H2, यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ऊपर आ रहा है और H कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो जिंक इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर लेगा, क्या बना लेगा यहाँ पर? ZnSO4, यही तो सॉल्ट है।
और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, MgH को यहाँ से डिस्प्लेस कर लेगा, तो H तो यहाँ से गया, हाइड्रोजन किस फॉर्म में, H2 के फॉर्म में बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। फार्मूला क्या होता है, MgCl नहीं MgCl2 होता है। बैलेंस कर लेंगे तो ये हो गया। ये देखो ये सोडियम है, बहुत रिएक्टिव होता है, तो यहाँ से इस वाले H को रिलीज करता है। कौन सा एसिड है, एसिडिक एसिड। ये H यहाँ से गया तो किस फॉर्म में गया, H2 के फॉर्म में। अब यहाँ पर कौन आ गया इसकी जगह पे, सोडियम आ गया। क्या बन गया, CH3COOH। क्या नाम होता है, सॉरी COONA, सोडियम एसीटेट। क्या नाम होता है इसका, होता है सोडियम एसीटेट। ये भी एक सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट। बैलेंस कर लो, ये 2 कर दो, ये भी 2 कर दो और ये भी 2 कर दो, बैलेंस हो गया। ये वाला क्या होगा, लगाओ दिमाग, क्या कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा भैया। कॉपर नीचे आता है, H ऊपर आता है, मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो कॉपर यहाँ से H को जब डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, सो देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब एक्सेप्शन आता है ये वाला कि मेटल डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस विथ HNO3। नाइट्रिक एसिड अगर मैं यहाँ पर यूज कर लूँ तो उस केस पर नहीं निकलती हाइड्रोजन गैस। इसकी बात मैंने पहले भी की थी, यहाँ फिर से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या है नाइट्रिक एसिड में कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। तो मेरे पास रिएक्शन देखो, जिंक प्लस HNO3 यानी एसिड प्लस मेटल है, तो क्या बनना चाहिए, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जिंक यहाँ से H को डिस्प्लेस आराम से कर लेगा, तो बना लेगा ZnNO3। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है जिंक NO3 का होल ट्वाइस, प्लस क्या बनने वाला था, हाइड्रोजन। ये होना चाहिए था, ये सही होनी चाहिए था, ठीक है। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं, जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, जो किसी को ऑक्सीजन दे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के आती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में। ये H2 था, हो गया इसका ऑक्सीडेशन और क्या बन गया, H2। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ H2 में कौन ऐड हो गया, O ऐड हो गया, तो क्या बन गया, H2O। तो और साथ में सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये है एक्सेप्शन। क्यों, बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या होता है, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन जो निकलती है उसको सीधे सीधे क्या बना देता है, पानी बना देता है, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं देते। बट यहां पर अब एक एक्सेप्शन के अंदर एक और आ जाता है, बट यानी भाई केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन होता है। ऐसा तो होता है बट ऐसा नहीं होता है, आपको हज़ारों जगह मिल जाएगा। जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाओगे ना आपको हर टॉपिक के साथ एक एक्सप्रेशन मिलना ही मिलना है कि ये यहाँ पर ठीक है बट यहाँ पर ठीक नहीं है। तो इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन है, बट Mg एंड Mn, ये मैग्नीशियम और मैग्नीज कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस विथ HNO3। या मैग्नीशियम और ये इन दोनों में से कोई लोगे तो वो दे देगा। जैसे कि मैं बना लेता हूँ Mg प्लस HNO3, इट गिव्स आउट, क्या बनता है, एस मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 का होल ट्वाइस होता है फॉर्मूला, और साथ में निकल के आएगी हाइड्रोजन गैस। ये देखो, तो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया कि मेटल्स नॉर्मली एसिड के साथ देते हैं हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देते हैं। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, किसी के साथ भी ऑक्सीजन को जोड़ सकता है, ले पकड़ मेरी ऑक्सीजन बोलेगा। तो ऐसा यहीं पर भी हुआ, बनना था यहाँ पर H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी थी, लेकिन साथ में कौन है भैया बैठा हुआ, नाइट्रिक एसिड, उसने इसको पकड़ा दिया ऑक्सीजन, तो हो गया इसका ऑक्सीडेशन।
तो हाइड्रोजन गैस निकली नहीं यहाँ पर, सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकल गया। लेकिन अब इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है कि अगर मैं सिर्फ MM नाम के दो ले लूँ, मैग्नीशियम या मैग्नीज, दोनों में से कोई एक ले लूँ, उस कंडीशन पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकती है। तो Mg + HNO3 के केस पर यह रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई है, बस। तो ये हो जाता है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 भी कंप्लीट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, वो कुछ अटपटी सी है, लैंग्वेज तो अटपटा है लेकिन है बड़ा सिंपल। देखो क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, यानी एक मेटल है और दूसरा सॉल्यूशन ऑफ सम अदर मेटल है। तो सॉल्यूशन ऑफ मेटल मतलब अब मैं गोल्ड का सॉल्यूशन नहीं बना सकता हूँ ना, मेरे पास उसके कुछ सॉल्ट होंगे, द सॉल्ट ऑफ द मेटल लाइक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है मेरे पास, इसमें सोडियम क्या है, मेटल है। तो इसको अगर मैं पानी में घोलूँ क्या बन जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो क्या बन गया, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल बन गया सीधे सीधे। ऐसे मेरे पास कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट जानते हैं कॉपर सल्फेट, इसमें क्या है, कॉपर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। इसको पानी में घोला मैंने तो बन गया एक्वा सॉल्यूशन इसका। तो क्या बोलूँगा इसको मैं, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। तो कंडीशन अगर ये आ जाए, कंडीशन अगर ऐसी आ जाए कि एक मेटल हो दूसरा किसी मेटल का सॉल्यूशन हो, तो तब क्या होने वाला, देखो ध्यान से, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एक है मेटल और दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ मेटल, कॉपर सल्फेट, कॉपर का सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट ऑफ कॉपर, उसको मैंने घोल के बना दिया एक्वस, तो बन गया क्या, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। अब आप जानते हो जिंक और कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, जिंक है। क्या होने वाली यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी को घुमा फिरा के ऐसा लिख दिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। तरीका लिखने का ऐसा उटपटा कर दिया, इसको उटपटांग बना दिया कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए और नंबर 2-4 कम आ जाए। लेकिन तुम तो होशियार हो ना सब, तुम सब समझ गए। देखो कि किसकी बात कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ZnSO4 + Cu। यहाँ क्या बन जाएगा, Fe और CuSO4 में Fe ज़्यादा रिएक्टिव होता है, Fe ऊपर आता है, देखो Cu नीचे आता है, तो Fe यहाँ से इसको डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, FeSO4 + Cu। भाई कलर कैसा होता है, कलरलेस है। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है। ये कैसा होता है, ग्रीनिश। क्वेश्चन पूछता है कि अगर कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डाल दें तो कलर ब्लू से कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, तो आप बोलोगे जैसे ही मैंने Fe को इसके अंदर डाला तो क्या बन गया, FeSO4 बन चुका है। अब वो कॉपर सल्फेट नहीं रहा, वो क्या बन चुका है, FeSO4 आफ्टर द रिएक्शन, एंड द FeSO4 इज नॉट ब्लू, इट इज ग्रीन। तो अब तभी अपने आप सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे CuSO4 + Zn, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, क्या जिंक यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, सॉरी उल्टी तो सही है, इसको मैं ऐसे नहीं लिखते, इसको उल्टा करता हूँ। इसको मैं करता हूँ ऐसा कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ तुमसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ Cu और यहाँ पर ले लूँ ZnSO4, तो बताओ क्या होगा। क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता ना, कॉपर तो नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है। तो दैट टाइम देयर विल बी नो रिएक्शन एंड नो कलर चेंज, नथिंग विल हैपन देयर। तो ये है चौथी प्रॉपर्टी। इसके एग्जाम्पल तो आपने बहुत पढ़े हैं, पहले से पढ़ते हुए आए हो, एग्जाम्पल तो ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा पढ़ने की, मतलब पहले पढ़ चुके तो तब उस हिसाब से ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं ज़रूरत तो है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी अबाउट द मेटल्स। प्रॉपर्टी तो कितनी सारी होंगी यार, मेन जो आपके NCERT में 4 हैं और हमने पूरा डिटेल में पढ़ ली है, बहुत डिटेल में पढ़ रही है, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं हो सकता है इसमें आप 10th के लेवल के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही, इसमें हम इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट।